एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। इस क्लास में आपके काम आएंगे, आगे क्लास 8th में भी आपके बहुत काम आएंगे, और आफ्टर स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। और जनरल लाइफ में भी कई बार ये सारे टॉपिक्स काम में आते हैं कि कब हमें फ़ायदा हो रहा है, कब हमें नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना सभी बच्चे को आना चाहिए, तो इसलिए सभी बच्चे आज की टॉपिक को ध्यान से सीखेंगे। सारे जितने भी पॉइंट्स हैं, इसमें जितने भी कंसेप्ट बताया गया है, सभी कंसेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, इसमें पहला फॉर्मूला है आपके पास इंक्रीज परसेंट एंड डिक्रीज परसेंट। तो फॉर्मूला ऑफ इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ये तो फॉर्मूला है इंक्रीज परसेंट का। और डिक्रीज परसेंट का होता है अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। दोनों का सेम फॉर्मूला है, बट अंतर यह है कि इंक्रीज परसेंट में क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चलेगा कि उसमें प्राइस इंक्रीज हो रही है, मान लीजिए या सैलरी इंक्रीज हो रही है, या कुछ भी चीज़ उसमें इंक्रीज हो रहा होगा। क्लास में पहले साल मान लीजिए हमारे क्लास में 42 स्टूडेंट हैं, अगले साल 50 स्टूडेंट हो गए, तो ये इंक्रीज हो रहा है। और जो डिक्रीज परसेंट के जो क्वेश्चन होंगे, उसमें क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चलेगा कि जो उसमें प्राइस है वो डिक्रीज हो रही है ना। तो पहले पिछले साल मान लीजिए इसमें 40 बच्चे थे, अगले साल 25 बच्चे रह जाते हैं, तो उसमें हमें डिक्रीज का पता चलेगा। तो जिस क्वेश्चन में डिक्रीज का हो उसमें हम डिक्रीज परसेंट निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में मेंशन भी होता है कि फाइंड इंक्रीज परसेंट, डिक्रीज परसेंट, और कई बार नहीं लिखा होता है, सिंपल लिखा होता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ चेंज। तो परसेंटेज ऑफ चेंज में हम ये निकालेंगे कि कौन सा परसेंटेज है। इंक्रीज परसेंटेज, हम इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाएं, डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज होता है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। एक्सरसाइज 8.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये बोला है कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी 25,000 और बाद में पॉपुलेशन 24,500 हो गई। तो हमें ये क्लियर दिख रहा है कि पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 25,000, और बाद में कितनी होगी पॉपुलेशन 24,500। तो ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, बताओ। पहले 25,000 था और बाद में 24,500 हो गया, तो ये कम हो रहा है ना, बढ़ तो नहीं रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें हम कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, डिक्रीज परसेंट का। तो अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है, न्यूमरेटर में हम क्या रखते हैं, कितना चेंज हुआ है। जो चेंज होगा उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, और ओरिजिनल मतलब जो स्टार्टिंग में होता है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और इंटू 100 करेंगे और सॉल्व करके परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है ये फाइंड करना है, यानी कितनी पॉपुलेशन कम हुई है। सबसे पहला काम हमारा यही है फाइंड करना। चेंज इन अमाउंट ऑफ चेंज इक्वल टू चेंज इन पॉपुलेशन, और यू कैन राइट दैट डिक्रीज इन पॉपुलेशन। कितना आ जाएगा ये 25,000 माइनस 24,500 इक्वल टू 500, यानी 500 लोग कम हो गए हैं, ठीक है। पहले 25,000 थे, अब 24,500 ही बच्चे हैं। डैट मीन्स कितने पॉपुलेशन कम हुई है 500 पीपल्स जो हैं वो लेस हो गए हैं। और ओरिजिनल अमाउंट मतलब ओरिजिनल पॉपुलेशन, यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी कितनी पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में 25,000। अब हमें इसमें डिक्रीज परसेंट लगाना है, इंक्रीज परसेंट लगाना है। हमें इसमें डिक्रीज परसेंट लगाना है क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, समझ आ रहा है आपको। तो डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100। ये जो फॉर्मूला है ये आपको माइंड में रखना है, बार बार क्वेश्चन में नहीं लिखना है। क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला जो है आपको ये वाला लिखना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देना है आपको, ठीक है। फॉर्मूला तो होगा यही जो हमने लिखा है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, इसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखना है, लेकिन इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देना है। समझ आ रहा है बेटा। तो अमाउंट ऑफ चेंज की जगह क्या आएगा, डिक्रीज पॉपुलेशन,
ठीक है। अमाउंट ऑफ चेंज, कितना चेंज हुआ है, ये क्या चीज़ है कि कितनी पॉपुलेशन कम हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। और यू कैन राइट इट डिक्रीज इन पॉपुलेशन या नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। डिक्रीज पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल अमाउंट की जगह क्या आएगा, ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। ये चीज़ समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या बताया है कि जो फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला नहीं लिखना है, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर देना है। मतलब फॉर्मूला तो यही लिखना है बट लैंग्वेज चेंज करके, ठीक है। सेम टू सेम ये फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, इसका लैंग्वेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं इसमें पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए हमने फॉर्मूले में पॉपुलेशन से रिलेटेड लैंग्वेज लिख दिया है। अमाउंट ऑफ चेंज की जगह मैंने लिख दिया है डिक्रीज्ड पॉपुलेशन, इसकी जगह ये भी आ सकता है कि डिक्रीज इन पॉपुलेशन, और ये भी आ सकता है कि नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट है तो इसकी जगह आएगा ओरिजिनल पॉपुलेशन इनटू 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे। डिक्रीज्ड पॉपुलेशन कितनी है, कितनी जनसंख्या कम हुई है, 500 लोग कम हुए हैं, 500 न्यूमरेटर में आ जाएगा। और स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन थी, 25,000, 500 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 100%, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो 100 के और 25,000 के 2 जीरो, और फिर 25,000 का तीसरा जीरो और 500 का 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50 आ जाएगा, 2/1% इक्वल टू 2% आंसर आ जाएगा। यानी कितनी परसेंट डिक्रीज हुई है, 2%। समझ आ रहा है? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्राइस ऑफ कार के प्राइस 3,50,000 है। इस साल हमने शोरूम में पता किया 3,50,000 रुपये, फिर हम अगले साल जाएंगे उसी कार की प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है, 3,70,000 में मिल रही है। तो पिछले साल 3,50,000 का था, 3,50,000 का। अब नेक्स्ट ईयर जब हम जा रहे हैं तो 3,70,000 का मिल रहा है, तो ये प्राइस इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज हुआ है। इसमें क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस फाइंड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि ऊपर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चेंज, हमें न्यूमरेटर में हमेशा ये लिखना है कि कितना चेंज हुआ है, यही लिखना होता है न्यूमरेटर में। तो सबसे पहले हम चेंज फाइंड करेंगे कि कितना चेंजेस आए हैं। चेंज इन प्राइस 3,70,000 माइनस 3,50,000 इक्वल टू 20,000, 20,000 रुपीज़ का चेंजेस आया है इसमें। अब ये हमें इंक्रीज परसेंट इसमें निकालना है, डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है। कैसे पता चलेगा आपको? क्वेश्चन से पता चलेगा, क्योंकि पिछले साल प्राइस 3,50,000 थी, अब जो नेक्स्ट ईयर जो है वो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्राइस जो है बढ़ गया है, कार की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गई है। इसलिए इस क्वेश्चन में इंक्रीज परसेंट फाइंड करना है। इंक्रीज परसेंट इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला हम सेम लिखेंगे बट लैंग्वेज इसका थोड़ा सा चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चेंज इन अमाउंट की जगह क्या आ जाएगा, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फॉर्मूले का लैंग्वेज थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चेंज कर देंगे। क्लियर है बेटा? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। कितनी प्राइस में चेंज हुई है, 20,000। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, 3,50,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 40/7% आ जाएगा, और यू कैन राइट इट 5 and 5/7%। ठीक है, तो आपको इंक्रीज परसेंट और डिक्रीज परसेंट समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसको देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों कंसेप्ट है। कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी, इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट का। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? द बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। किसी भी चीज़ को हम जितने में खरीदते हैं वो उसकी कॉस्ट प्राइस कहलाती है। जैसे आप मार्केट गए और एक मोबाइल आपने 5,000 रुपीज़ की खरीदी, तो जितने में आपने खरीदी है, कितने में आपने खरीदी है, 5,000 रुपीज़ में, तो 5,000 इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। जितने में आप खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच यू सेल इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। जितने में हम उसको बेचेंगे, अब 5,000 का हमने मोबाइल लिया और उसको हमने 4,000 में बेच दिया एक साल के बाद। एक साल के बाद तो कम में ही बिकेगा, ज़्यादा का तो बिकेगा नहीं, तो 4,000 में हमने बेच दिया। तो जितने में हमने बेचा
उसको हम क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस। इसको एसपी से लिखते हैं, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, और जितने में खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, उसको सीपी से लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म सीपी है, सेलिंग प्राइस का शॉर्ट फॉर्म एसपी है। समझ आ गया ये दोनों आपको? जितने में आप खरीदोगे उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। उन्हें 5,000 रुपये में मोबाइल ख़रीदा था तो उसका कॉस्ट प्राइस 5,000 रुपया हो गया, और जितने में हम उसको बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो 4,000 रुपये में हमने उसको सेल कर दिया तो उसकी सेलिंग प्राइस 4,000 रुपीज़ आ गई। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस 7 रुपीज़ है। क्या मतलब हुआ इसका कि आपने कोई भी चीज़ 5 रुपये में खरीदी और 7 रुपये में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है? कोई भी बच्चा बता सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 5 रुपये में हमने ख़रीदा और 7 रुपये का बेच दिया, तो इसमें हमें फ़ायदा ही हुआ है। कितने रुपये का फ़ायदा है? 2 रुपये का। तो जब हम ज़्यादा में बेचेंगे, यानी सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, और सेलिंग प्राइस जब कम होती है, यानी कि हमने जब कम में बेचेंगे तो हमें लॉस होगा। ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, और कम में बेचेंगे तो लॉस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। एस पी हमारा 7 रुपीज़ है, सी पी 5 रुपीज़ है। 7 माइनस 5 2 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 2 है। इसमें बोला है कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपीज़ है, सेलिंग प्राइस 4 रुपीज़ है। यानी आपने 5 रुपये का कोई भी चीज़ लिया है, एक पेन खरीदा है आपने 5 रुपये में, और उसको 4 रुपीज़ में सेल कर दिया आपने, बेच दिया है, तो आपको फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ है? 1 रुपये का लॉस हो गया आपको, है ना। क्लियर पता चल रहा है कि हमने कम में बेचा है। तो जब हम कम में सेल करेंगे तो हमें लॉस होगा, और ज़्यादा में सेल करेंगे तो प्रॉफिट होगा। समझ आ रहा है? अब यहाँ पे हम लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सी पी ज़्यादा है इसलिए सी पी पहले आएगा। जो ज़्यादा होता है वो पहले आता है। जब हम प्रॉफिट निकाल रहे थे तो उसमें एस पी ज़्यादा था, तो इसलिए एस पी ज़्यादा पहले आया था, एस पी माइनस सी पी। जब कि सेकेंड एग्जाम्पल में सी पी ज़्यादा है तो सी पी को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो सी पी माइनस एस पी कर देंगे, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस समझ आ गया आपको? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि अगर हम ज़्यादा प्राइस में सेल करते हैं तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट, और कम प्राइस में सेल करते हैं तो हमें क्या होगा? लॉस, ठीक है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस का फॉर्मूला होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आई होप आपको इतना समझ आ गया है, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे? सी पी इंटू 100। समझ आ रहा है? इसको हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ परसेंट से भी फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि पहले प्राइस 5 रुपये था, बाद में प्राइस 7 रुपये हो गया, ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? इंक्रीज हुआ है। तो ऊपर क्या होता है कि चेंज इन अमाउंट, कितना चेंज हुआ है? 2 रुपीज़ का चेंज हुआ है, तो 2 रुपीज़ जो आ रहे हैं वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो चेंज इन अमाउंट ऊपर आ रहा है और ओरिजिनल अमाउंट नीचे आता है। ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या है? सी पी। तो हम इंक्रीज डिक्रीज परसेंट के फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को हमने ड्राइव किया हुआ है, उसी से इस फॉर्मूले को निकाला हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, समझ आ रहा है? बहुत ही आसान है। याद रखने का आसान तरीका ये है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको हमें कहाँ लिखना है? न्यूमरेटर में, और कॉस्ट प्राइस को लिखना है हमें डिनोमिनेटर में, और इंटू 100 कर देना है और सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ 2 क्वेश्चन किए थे। पहले क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट फाइंड किया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने लॉस फाइंड किया था। अब हम यहाँ पे उसी का प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमारा 2 रुपीज़ का है, कॉस्ट प्राइस हमारा 5 रुपीज़ है, तो 2 न्यूमरेटर में आ गया,
5 डिनोमिनेटर में आ गया, इंटू 100, 2/5 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 और 25 जा 100, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40%, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा 40%। परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें 40% का प्रॉफिट हुआ है, बट कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ है जब हम ये फाइंड करेंगे तो हमें 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। समझ आ रहा है। इसी तरह से लॉस परसेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे। तो लॉस परसेंट में आपको क्या करना है कि लॉस को न्यूमरेटर में रखना है। लॉस कितने रुपए का हमारा 1 रुपये का लॉस हुआ है, और कॉस्ट प्राइस इसमें कितना है 5 रुपीज़ है, तो 1/5 कॉस्ट प्राइस को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, लॉस को हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो 1/5 इंटू 100, इसको कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5, 25 जा 100, 20 इंटू 1 इक्वल टू 20%, यानी सेकेंड क्वेश्चन में 20% का लॉस हुआ है। ठीक है, तो वो 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने रुपये का लॉस हुआ है, तब तो हमें उसमें एक्चुअल अमाउंट बताना है, 1 रुपीज़ का लॉस हुआ है, और कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो हमें 20% लॉस हुआ है। समझ आ रहा है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 में कि कितने रुपये का फ़ायदा हुआ है, आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट को हम गेन भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, गेन GAIN गेन, कितने रुपीज़ का गेन हुआ है, तो 2 रुपीज़ का गेन हुआ है, और आपका गेन परसेंट कितना है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है आपका, तो आपका प्रॉफिट हुआ है 40%। समझ आ रहा है। ये सारे फॉर्मूलेज वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आगे लाइफ में आपको बहुत काम आएंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से सीख लेना आप। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, एग्जाम्पल 8.3 क्वेश्चन नंबर ए पार्ट। इसमें कॉस्ट प्राइस 250 है, सेलिंग प्राइस 325 है। अब यहाँ पे क्लियर दिख रहा है हमें कि हमने कोई भी चीज़ 250 रुपये में खरीदी और 325 रुपये में बेची, तो हम ज़्यादा में बेच रहे हैं या कम में बेच रहे हैं। 250 की खरीदी और 325 में हमने बेची, तो हम ज़्यादा में बेच रहे हैं, और जब हम ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है प्रॉफिट। तो यहाँ से हम प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। SP हमारा 325 है, CP 250 है, इसको माइनस करेंगे 75 आ जाएगा। फिर प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट की जगह 75 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 250 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 30% आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट कितना आ रहा है 30%। इसी तरह से क्वेश्चन 1 का D पार्ट है, इसमें कॉस्ट प्राइस 250 है और सेलिंग प्राइस 150 है, तो 250 रुपये का खरीदा और 150 रुपये में बेच दिया। तो अब ये कम में बेच रहा है या ज़्यादा में बेच रहा है, कम में बेच रहा है। पता चल रहा है आप लोगों को, नहीं पता चल रहा है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ज़्यादा में बेचेगा तो इसे फ़ायदा होगा प्रॉफिट, और कम में बेचेगा तो इसे नुकसान होगा, लॉस होगा। यहाँ पे इसे लॉस हो गया, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP कर देंगे। CP कितना है हमारा 250, SP 150 है, इसको माइनस करेंगे, 100 रुपये का इसे नुकसान हो गया, 100 रुपीज़ का लॉस। तो लॉस परसेंट फाइंड करेंगे तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 आ जाएगा। लॉस की जगह 100 आ जाएगा, CP की जगह 250 आ जाएगा, इंटू 100 करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करके 40% आंसर आ जाएगा। समझ आ गया बेटा। तो प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन 1 का जो A पार्ट है, इसमें प्रॉफिट परसेंट 30 रुपीज़ है, और कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो 75। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लेना कि उन्होंने परसेंट पूछा है या प्रॉफिट पूछी है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है या प्रॉफिट निकालना है, उसके हिसाब से करना है। इसी तरह से क्वेश्चन 1 का D पार्ट जो है, इसमें लॉस 100 रुपये का हुआ है, 100 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन लॉस परसेंट इसमें 40% है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 1 के बाकी पार्ट्स आप स्वयं करेंगे इस फॉर्मूले को यूज़ करके। इसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, और सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, अंतर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस का है। प्रॉफिट होगा तो हम प्लस लगाएंगे और लॉस होगा तो हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें गिवन है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, इन दोनों में से एक चीज़ गिवन होगी, और कॉस्ट प्राइस। तो तीनों में से कोई भी 2 चीज़ गिवन होती है क्वेश्चन में, और तीसरा हमें फाइंड करना है। इन दैट केस वी हैव टू यूज़ दिस फॉर्मूला। समझ आ रहा है। 3 क्वांटिटी में से कोई भी 2 क्वांटिटी दिया होगा और तीसरा हमें फाइंड करना है, तो हमें यही लगाना है। कौन कौन सी क्वांटिटी बताई मैंने, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये 2 क्वांटिटी हो गई, और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, ये 3 क्वांटिटी होती हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन में गिवन होगा,
तीसरा में फाइंड करना होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे 8.3 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपीज़ है और प्रॉफिट परसेंट 20% है और हमें सेलिंग परसेंट फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया कि कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंट, ये 3 में से 2 दिया होगा तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है। तो हमें क्या क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारा, 20%, तो 100 प्लस 20, प्रॉफिट परसेंट की जगह हम 20 रख देंगे, 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू CP की जगह 10,000 रख देंगे। समझ आ रहा है, 100 प्लस 20 ये कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 100 इंटू 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 120 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे 120 100 को कितना आ जाएगा, 12,000 रुपीज़। यानी कि इसको 12,000, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 12,000, यानी 10,000 में इसने खरीदा था और कितने में इसने बेचा है, 12,000 में। समझ आ रहा है। प्रॉफिट परसेंट का क्वेश्चन अगर है तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही आएगा, ज़्यादा में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया इसका, 12,000। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें सेलिंग प्राइस गिवन है 13,500 रुपये, 13,500 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है और लॉस परसेंट 20% है और हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें भी 3 चीज़ें हैं, SP, CP और लॉस परसेंट। तो इन तीनों में से 2 दिया हुआ है और तीसरा हमें फाइंड करना है, तो फिर हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ये थोड़ा गलत हो गया था इसलिए यहाँ पे कट किया हुआ है, इसको आप इग्नोर करेंगे। सेलिंग प्राइस की जगह यहाँ कितना लिख देंगे हम, 13,500 और फिर 100 की जगह 100 आ जाएगा। लॉस की जगह कितना लिखेंगे आपने, 20, लॉस परसेंट की जगह कितना लिखना है आपने, 20 इंटू CP डिवाइडेड बाई 100। अब 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 80, यानी 13,500 इक्वल टू 80 अपॉन 100 इंटू CP। अब 100 जो है ये डिनोमिनेटर में, तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और 80 जो है वो न्यूमरेटर में है, ये इक्वल टू इस साइड दूसरे साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आ जाएगा 13,500 इंटू 100 अपॉन 80। इसको सॉल्व करेंगे तो 16,875 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि 16,875 में इसने कोई सामान लिया है और 13,500 में इसने बेच दिया है। तो कम में बेचा है, तो कम में बेचा है तो इसलिए इसको लॉस हो गया। लॉस परसेंट गिवन है तो CP जो है ज़्यादा आएगी, SP कम आएगी। लॉस परसेंट में SP कम आएगा, प्रॉफिट परसेंट में SP ज़्यादा आएगा। ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इतना समझ लेना तभी इससे आगे बढ़ना आप लोग। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मूला आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्याज। तो ब्याज का मतलब ये होता है कि सामान्य ज़िंदगी में हम ये देखते हैं कि जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं या किसी को भी पैसा कोई देता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देता है। वो जो पैसा देगा और फिर बोलेगा कि मैं ये पैसा दे रहा हूँ, इतने समय के लिए आपको दे रहा हूँ, 1 साल के लिए दे रहा हूँ और 1 साल के बाद मैं इस पैसे के बदले इतने पैसे लूँगा। मान लीजिए कि आपको ज़रूरत पड़ी और आपने अपने फ्रेंड से 1,000 रुपये लिए हैं, तो वो आपको दे देगा, बोलेगा ठीक है मैं 1,000 रुपये दे दूँगा, लेकिन 1 साल के बाद मैं आपसे 1,100 रुपये वापस लूँगा। तो आपने उससे 1,000 रुपये लिए और 1 साल के बाद आपने उसे 1,100 वापस किए, यानी 100 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे किया है ना। तो जो एक्स्ट्रा पे होता है, एक्स्ट्रा मनी जो हमें मिलता है या एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं, उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। समझ आ गया आपको। एक्स्ट्रा मनी या तो हमें मिले, हमने लोन लिया है तो हम एक्स्ट्रा मनी पे करेंगे, या हमने लोन किसी को दिया है तो हमें एक्स्ट्रा मनी मिलेगा। तो एक्स्ट्रा मनी जो मिलता है उसी को क्या कहा जाता है, ब्याज। सिंपल उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट भी 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है टाइम के साथ।
जैसे आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपये लिया और वो बोल रहा है कि मैं हर साल 100 रुपये ब्याज दूंगा, तो 1 साल के बाद 1100 रुपये, 2 साल आप पैसे नहीं देते हैं तो 1200 रुपये, 3 साल आप पैसा नहीं देते हैं 1300 रुपये, हर साल वो 100 रुपये ब्याज लेता रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन अगर यही ब्याज चेंज होता रहे कि वो बोले कि पहले साल में 100 रुपये लूँगा ब्याज, अगले साल 110 रुपये लूँगा, फिर उससे अगले साल 120 रुपये लूँगा, हर साल वो ब्याज बढ़ाता जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अगर फिक्स है, सेम है, तब तो उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जो बैंक में हमें इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से मिलता है। हमारे बैंक में मान लो 10,000 रुपये हैं, सितंबर के लास्ट में 10,000 रुपये हैं, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 10,000 रुपये में मिलेगा। फिर अक्टूबर में आपने 5,000 रुपये निकाल लिया, तो अक्टूबर के लास्ट में आपको 5,000 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि 10,000 रुपये। जो पैसा बचता है बैलेंस, उसी पे ब्याज मिलता है। यानी कि हमने जितना जमा कराया था स्टार्टिंग में उतना पे मिलेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो बैंक में क्या होता है कि ब्याज कम ज़्यादा होता रहता है। ज़्यादा पैसा जमा करोगे ज़्यादा ब्याज मिलेगा, कम पैसा जमा करोगे कम ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो जब ब्याज कम ज़्यादा होता रहता है, फिक्स नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब फिक्स होता है इंटरेस्ट, उस केस में इसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। समझ आ गया? तो इसका एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, वेयर पी इक्वल टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है स्टार्टिंग मनी। स्टार्टिंग में जो मनी होती है, जैसे हमने 1000 रुपये लोन लिया था या 1000 रुपये हमने किसी को दिया था, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। ध्यान से समझ लेना, बच्चों को इसी में कन्फ्यूजन होती है कि प्रिंसिपल कौन सा है, अमाउंट कौन सा है। जो स्टार्टिंग मनी होती है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। शुरुआत में जो पैसा लगाया जाता है, बैंक में हमने आज 10,000 रुपये रख दिए हैं, तो और फिर 1 साल के बाद हम निकालेंगे, तो स्टार्टिंग में हमने 10,000 रखा है ना, शुरुआत में जो पैसा रखा जाता है उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। 10,000 जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। स्टार्टिंग मनी को ही प्रिंसिपल कहा जाता है। फिर इसके बाद पी के बाद टी है। टी मतलब हो गया टाइम, कितने टाइम के लिए आप लोन दे रहे हैं या कितने टाइम के लिए आप बैंक में पैसा रख रहे हैं। फिर आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना % आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और ऐसा मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और ए मतलब अमाउंट हो गया। अमाउंट होता है कि बाद में जो पैसा मिलता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। बाद में कौन सा पैसा मिलेगा? हमारा जितना पैसा हमने जमा किया है वो, और उसमें ब्याज को प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट उसमें ऐड करके जो पैसा बनेगा वो हमें मिल जाएगा। 1000 रुपये हमने अपने फ्रेंड को दिया था और उसका इंटरेस्ट 100 रुपये हमने लिया था, तो कितना टोटल हो जाएगा? प्रिंसिपल हमारा है 1000 और सिंपल इंटरेस्ट है 100, तो 1000 प्लस 100 कितना हो गया? 1100। तो ये जो 1100 रुपये हमें मिल रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? अमाउंट, ठीक है। ये हमें 1 साल के बाद मिल रहा है, तो बाद में जो पैसा मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? अमाउंट। या बाद में हमें पे करना पड़ता है। हमने होम लोन लिया बैंक से, तो होम लोन लिया तो स्टार्टिंग में हमने ले लिया, तो जो स्टार्टिंग में हम पैसा मिलेगा बैंक से हमें, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और बाद में हमें देना पड़ेगा, तो जो हमें देना पड़ेगा पैसा उसको हम बोलेंगे अमाउंट। समझ आ रहा है? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 1000 रुपये था और इंटरेस्ट कितना था? 100 रुपये का, तो 1000 प्लस 100 रुपये कितना? 1100 रुपये। 1100 रुपये से वापस करना पड़ेगा, तो अमाउंट 1100 रुपये हो गया था। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। समझ आ रहा है? कभी कभी ये भी होता है कि अमाउंट गिवन होता है और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको। अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। मान लीजिए 1100 रुपये क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपने अपने दोस्त से 1000 रुपये लिए और 1 साल बाद 1100 रुपये वापस किए, तो आपने कितना इंटरेस्ट पे किया? तो अमाउंट इसमें 1100 हो जाएगा और प्रिंसिपल इसमें 1000 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट यहीं से फॉर्मूला निकालेंगे। प्रिंसिपल को हम इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ऐसा इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट 1100 है माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1000 है, 1100 माइनस 1000 इक्वल टू 100 रुपीज़। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आपके पास अमाउंट गिवन होगा और एसआई गिवन होगा, यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल।
1100 अमाउंट है और 100 रुपीज़ SI है और हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो अब हम SI को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस SI, अमाउंट में से SI को माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल आ जाता है। ठीक है, तो अमाउंट 1100 है, माइनस 100 कर देंगे, 1100 माइनस 100 इक्वल टू 1000, प्रिंसिपल 1000 आ जाए। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं। अमाउंट, प्रिंसिपल और SI 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों में से 2 चीज़ दिया होता है, तीसरा हमें फाइंड करना है। प्रिंसिपल और SI गिवन है तो अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन है तो SI निकाल देंगे, अमाउंट और SI गिवन है तो प्रिंसिपल निकाल देंगे। समझ आ गया? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके बेसिस पे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया है 8.3 का, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें प्रिंसिपल 1200 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, टाइम 3 ईयर्स है, 3 साल के लिए उसने पैसा लिया है। हमें अमाउंट बताना है कि 3 साल बाद उसे कितना पैसा वापस देना पड़ेगा। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा कि हमें सबसे पहले ब्याज निकालना पड़ेगा कि 3 साल में हमें कितना एक्स्ट्रा मनी पे करनी है। 1200 तो हमें करना ही है 3 साल के बाद, लेकिन 1200 के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी तो देना पड़ेगा, फ्री में तो कोई पैसा देता नहीं है। तो हम SI का फॉर्मूला लगा देंगे, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल की जगह 1200 आ जाएगा, टाइम की जगह 3 आ जाएगा, रेट की जगह 12 आ जाएगा, अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 12 इंटू 3 इंटू 12, 432 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया, यानी 432 रुपये आपको ब्याज देना पड़ेगा। 432 इज़ द एक्स्ट्रा मनी। नाउ व्हाट इज अमाउंट? 1200 रुपये पहले से उसके देने थे और 432 रुपये एक्स्ट्रा, इसको जोड़ दो, प्रिंसिपल प्लस SI, 1200 प्लस 432 इक्वल टू 1632 और 1632 रुपीज़, इतना इसका अमाउंट है। डैट मीन्स अगर आपने 1200 रुपये किसी अपने फ्रेंड से लिए हैं, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 3 साल के लिए लिए हैं, तो 3 साल के बाद आपको अपने दोस्त को 1632 रुपये देना पड़ेगा। समझ आ गया? बहुत ही सिंपल है। तो आप जो हैं ये सारे कंसेप्ट्स जो हैं फिर नोटबुक में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आता है तो वो कमेंट करके मुझे बताएगा, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह से समझ लेना इन सारे कंसेप्ट्स को, ये आगे आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।